भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके पहले आपने पढ़ा था आर्थिक विकास की रणनीति, जिसमें बताया गया था कि एक गरीब देश को गरीबी के दुष्चक्र से या गरीबी के भंवर से निकालने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, है ना। जिसमें आपने रेगनर नर्स का एक कथन पढ़ा था कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है ना। गरीबी को बढ़ाती है। उसमें आपने कुछ उपाय पढ़े थे किसी अल्प विकसित या गरीब देश को विकसित बनाने के लिए या गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए। आज का शीर्षक है आर्थिक विकास की प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास हो या आर्थिक समृद्धि किस पर निर्भर करता है, उसका मूल तत्व क्या है। आर्थिक समृद्धि हो या आर्थिक विकास, इसका मूल तत्व है प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास या समृद्धि तभी आएगी जब सकल घरेलू उत्पाद अर्थात प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, यानी मूल तत्व है प्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था के विकास का मूल तत्व क्या है, प्रोडक्शन होना चाहिए, देश में बढ़ना चाहिए साल दर साल। तो आर्थिक विकास की प्रणाली, इसका अर्थ है कि प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाए, प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है। सरकार द्वारा प्रोडक्शन किया जाए, निजी क्षेत्र द्वारा प्रोडक्शन किया जाए, या दोनों द्वारा मिलकर किया जाए, जिसको हम मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब सरकार द्वारा भी और निजी पूंजीपतियों द्वारा मिलकर कुछ क्षेत्र दे दिए जाए निजी पूंजीपतियों को और कुछ क्षेत्र सरकार अपने पास रखे। किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन पर जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो संसाधनों पर भी अधिकार देना पड़ता है, क्योंकि बिना संसाधनों के उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है कि तुम अर्थव्यवस्था का विकास करो, तो निजी क्षेत्र को उत्पादन ही नहीं सौंपा जा रहा है बल्कि संसाधनों पर अधिकार भी सौंपा जाएगा, है ना। जैसे कोयले की खानें किसके नियंत्रण में होंगी, सरकार के नियंत्रण में होंगी या पूंजीपतियों के नियंत्रण में होंगी। अगर बिजली बनाना है पूंजीपतियों को तो उसके लिए उन्हें कोयले के खानों पर भी अधिकार देना होगा, संसाधनों का भी बंटवारा करना होगा। फिर यही है आर्थिक विकास की प्रणाली, है ना। 3 तरह की प्रणालियां बताई गई हैं। पूंजीवादी प्रणाली मतलब निजी पूंजीपतियों द्वारा, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली मतलब सरकार द्वारा उत्पादन, मिश्रित आर्थिक प्रणाली मतलब दोनों द्वारा, ऊपर के दोनों द्वारा यानी निजी पूंजीपतियों द्वारा और सरकार द्वारा मिलकर जब उत्पादन किया जाए तो इसे हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इतना बात आप समझ गए कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी देश के समक्ष आर्थिक विकास के रास्ते में 3 समस्याएं उभर कर आती हैं। किसी भी देश के समक्ष आर्थिक विकास के रास्ते में 3 तरह की समस्याएं उभर कर आती हैं। क्या है ये समस्याएं, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए या किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाए, क्योंकि जो अमीर वर्ग है वो विलासिता की वस्तुएं मांगता है और जो गरीब वर्ग है उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या किस वस्तु का उत्पादन किया जाए या किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए, ये एक समस्या होती है। किसी भी देश के समक्ष आर्थिक विकास के मार्ग में 3 समस्याएं आती हैं जिन पर विचार करना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाए। उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाए। निजी क्षेत्र मतलब निजी उद्योगपतियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार द्वारा, या मिश्रित प्रणाली द्वारा उत्पादन किया जाए अर्थात दोनों द्वारा मिलकर। जैसे भारत में मिश्रित प्रणाली अपनाई गई है, कुछ क्षेत्र उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं निजी और कुछ सरकार ने अपने पास रखा है। ठीक है, निजी और तीसरी समस्या क्या आती है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन का अधिकार दिया जाएगा तो संसाधनों का बंटवारा भी तो किया जाएगा। तो ये 3 समस्याएं आर्थिक विकास के मार्ग में उभर कर आती हैं कि रास्ता कौन सा अपनाया जाए, तरीका कौन सा अपनाया जाए। तो ये 3 समस्याएं हैं। अब तरीके पर विचार होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपरोक्त समस्याओं के समाधान के 3 रास्ते मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपरोक्त समस्याओं के समाधान में 3 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता है पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। पहले नाम बता दें, अच्छे से समझाया जाएगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम। दूसरा है केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अर्थात सरकार प्रणाली समझ सकते हैं इसको, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम, है ना। तीसरा है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अर्थात दोनों द्वारा मिलकर।
इस वीडियो में हम मुख्य रूप से, ये आपने समझ लिया अच्छे से, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आर्थिक विकास की पूंजीवादी प्रणाली का अध्ययन करेंगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास की 3 प्रणालियां हमने बताई, पूंजीवादी प्रणाली आर्थिक विकास की केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। शीर्षक क्या है? आर्थिक विकास की प्रणालियां, है ना। तो इसमें हम पूंजीवादी प्रणाली का अध्ययन करेंगे, यही इस वीडियो में ज्यादातर समझाया गया है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जो पूंजीवादी प्रणाली है उसका सार हम पहले बताते हैं, उसका सार तत्व समझ लीजिए क्या है। पूंजीवादी प्रणाली को बाजार प्रणाली भी कहते हैं, मतलब बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था का अर्थ होता है मांग और पूर्ति की शक्ति, मतलब बाजार में वही वस्तु आपूर्ति की जाएगी जिसका मांग है। मांग मतलब एक गरीब अगर ब्रेड चाहता है लेकिन उस गरीब के पास ब्रेड का दाम देने की शक्ति नहीं है तो उसे मांग नहीं समझा जाएगा, डिमांड नहीं समझा जाएगा। डिमांड का अर्थ होता है जिस वस्तु के लिए उपभोक्ता मूल्य चुका सके, समझ गए। मांग या डिमांड मतलब जिस वस्तु के लिए उपभोक्ता मूल्य चुका सके उसे हम कहते हैं डिमांड। क्योंकि उद्योगपति के लिए मांग का अर्थ है कि उद्योगपति के लिए किसी वस्तु का देख रहा है बाजार में मांग है, अर्थात उसका मूल्य चुकाया जा सकता है, तो उद्योगपति क्या करेगा? उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसका उपभोक्ता मूल्य चुकाएगा। तो जो पूंजीवादी प्रणाली होती है पूरी तरह से मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई की शक्ति पर आधारित होती है, इसे हम बाजार की शक्ति कहते हैं, ठीक है। उसी वस्तु का उत्पादन होगा जिसकी उपभोक्ता मांग करेगा, क्योंकि इसी स्थिति में जो पूंजीपति है अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा जिसका डिमांड नहीं है, अर्थात जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है अर्थात जिसका डिमांड नहीं है, उस वस्तु का उत्पादन उद्योगपति नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि तब उसे घाटा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो उसी का उत्पादन करेगा जिसका डिमांड है, क्योंकि तभी वो अपने लाभ को बढ़ा सकता है। इतनी बात आप समझ गए? यही है पूंजीवादी प्रणाली, इसका सार यही है। अब आइए समझते हैं। पूंजीवादी विकास की पूंजीवादी प्रणाली में ऐसे ही लिखेंगे आप जैसे बोल रहा हूं। विकास की पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, है ना, संचालन और नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है। आर्थिक विकास की पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन के सभी संसाधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण मतलब कंट्रोल निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। अब ये जो समस्याएं हैं उस पर बात हो रही है। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है, अर्थात बाजार की शक्तियों द्वारा। मांग और पूर्ति क्या है? बाजार है। जहां मांग है वहीं पूर्ति होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वही बाजार है। बाजार यही होता है, बाजार में क्या होता है? डिमांड होता है और उसी की पूर्ति की जाती है। तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, अर्थात बाजार की शक्तियों द्वारा इसका निर्धारण होता है, पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द्वारा। नेक्स्ट, इसीलिए पूंजीवादी प्रणाली को बाजार प्रणाली या बाजार व्यवस्था कहते हैं। दूसरा नाम है पूंजीवादी प्रणाली का, बाजार प्रणाली या बाजार व्यवस्था। इतना समझ आ गया? जो पूंजीवादी प्रणाली होती है उसमें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की प्रभुसत्ता रहती है, वही सर्वे सर्वा होता है। पूंजीवादी प्रणाली में कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा होता है, अर्थात उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है, सॉवरेंटी। अर्थात उद्योगपति उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी उपभोक्ता मांग करेगा। तो हो गई ना कंज्यूमर की सॉवरेंटी या उसी की प्रभुसत्ता रहती है। उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा रहता है। कैसे? क्योंकि उद्योगपति उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी उपभोक्ता मांग करेगा, यानी बाजार में वही वस्तु आएंगी जिसकी उपभोक्ता मांग करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पूंजीवादी प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है, अर्थात उद्योगपति उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी उपभोक्ता मांग करेगा, क्योंकि इसी स्थिति में उद्योगपति अपने लाभ को अधिकतम कर सकेगा। अब अगर उद्योगपति ऐसी वस्तुएं बाजार में ला रहा है जिसकी उपभोक्ता मांग नहीं कर रहा है, अर्थात मूल्य नहीं चुका सकता है, तो पूंजीपति को लाभ होगा, औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो खरीदी ही नहीं जाएंगी। तो तभी वह अपने लाभ को
अधिकतम कर सकेगा। इसी को मांग पूर्ति की शक्ति या बाजार की शक्ति कहते हैं। यही बाजार की शक्ति होती है, मांग पूर्ति की शक्ति होती है, और इसी को हम पूंजीवादी प्रणाली कहते हैं। जहां भी ये शक्तियां काम करती हैं वही उत्पादन होगा जिसका मांग किया जाएगा, ठीक है, जिसका डिमांड किया जाएगा। पूंजी जो विकास की नेक्स्ट पॉइंट, विकास की पूंजीवादी प्रणाली में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां होती हैं एक देश में, विकास की पूंजीवादी प्रणाली में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां मतलब निजी औद्योगिक इकाइयां होती हैं वो सभी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। पूंजीपति औद्योगिक इकाइयां क्यों चला रहा है? लाभ कमाने के लिए। तो आर्थिक विकास की पूंजीवादी या बाजार प्रणाली में सभी औद्योगिक इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं, यह स्वाभाविक है। इस प्रवृत्ति के चलते पूंजीवादी प्रणाली में बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे सैमसंग ने अपना मोबाइल लॉन्च किया है ना, तो सैमसंग को पीछे छोड़ने के लिए माइक्रोमैक्स आ गया। माइक्रोमैक्स जब आया था तो सैमसंग की बिक्री काफी घट गई थी। साथ ही सैमसंग के वही मोबाइल जो 18 से 16 हजार में मिलते थे बाजार में 9 से 10 हजार में मिलने लगे। 6 महीने के अंदर ऐसा हुआ था। ऐसा किस लिए हुआ? अगर सैमसंग मार्केट में अकेले रहता तो क्या उसका 16 हजार का मोबाइल 10 हजार रुपये मिलता? नहीं मिलता। तब वो अपने दाम को लगातार और बढ़ाता। लेकिन बाजार में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा अकेले में नहीं होती, कई औद्योगिक इकाइयां उतरनी चाहिए। सैमसंग के बाद माइक्रोमैक्स आया, फिर बहुत सारे आ गए, कार्बन आया, लावा आया, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, जियोनी कौन कौन से आ गए हैं, बहुत सारे हैं। तो सभी औद्योगिक इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। इससे बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है ना, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से लाभ किसको होगा? उपभोक्ता का होगा, कंज्यूमर को लाभ होता है। क्यों? क्योंकि सभी दो तरह के प्रयास करेंगे कंपटीशन में। एक, उनका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट, वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो, यानी उसकी टेक्नोलॉजी विकसित हो, तभी तो अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। अच्छी गुणवत्ता वाला हो यानी टेक्नोलॉजी विकसित हो। दूसरा प्रयास क्या करेगा? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में बिकेगा नहीं। अगर सैमसंग की गुणवत्ता या टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं रही तो माइक्रोमैक्स उसे पिछाड़ देगा और लोग सैमसंग न खरीद के माइक्रोमैक्स खरीदेंगे। साथ ही प्रतिस्पर्धा न केवल तकनीकी सुधार लाता है, दूसरा क्या करता है? वस्तुओं का मूल्य सस्ता रखता है। प्रतिस्पर्धा अगर है कई मोबाइल कंपनियों के बीच तो सभी प्रयास यही करेंगे कि मेरे मोबाइल का जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य सामने वाले से 500 रुपया कम है। अगर बाजार में सैमसंग है 10,000 रुपए में तो माइक्रोमैक्स वही सेट 8 या 9,000 रुपए में लॉन्च कर देगा। ऐसा कैसे हुआ? प्रतिस्पर्धा के चलते हुआ। अगर सैमसंग या माइक्रोमैक्स अकेले होते तो न तो सैमसंग अपने मोबाइल का दाम गिराता और नहीं माइक्रोमैक्स गिराता। आप समझ गए इस चीज को? प्रतिस्पर्धा दो अच्छी चीजें लाती है। एक, तकनीकी सुधार लगातार होता है उससे। दूसरा, वस्तुओं के दाम मिनिमम लेवल पे रहते हैं। ऐसा रखने का प्रयास किया जाता है कि दाम कम रहे तभी बिकेगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जो मांगेगा वही प्रस्तुत किया जाएगा। सिंपल सी बात है। यही है बाजारवादी प्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली। तो इसमें लाभ को सभी औद्योगिक इकाइयां, पूंजीवादी प्रणाली में सभी औद्योगिक इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते वस्तुओं की गुणवत्ता में और उनकी तकनीक में सुधार होता है। वस्तुओं की गुणवत्ता और तकनीक में सुधार होता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के चलते वस्तुओं के मूल्य सस्ते होते चले जाते हैं। कैसे सस्ते होते चले जाते हैं समझ लिया आपने? उदाहरण लिख दिया, सैमसंग और माइक्रोमैक्स वाला आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ये हमेशा कथन कारण में या सेंटेंस बना के 2-3 सेंटेंस दे दिया जाएगा, सही गलत की पहचान करनी होती है, दे दिया जाएगा। तो जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। इसे अच्छे से समझना जरूरी था। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो वस्तुएं सस्ती होती चली जाती हैं प्रतिस्पर्धा के चलते। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रतिस्पर्धी या कोई भी औद्योगिक इकाई पिछड़ना नहीं चाहेगा प्रतिस्पर्धा में। अगर दाम उसका ज्यादा रहा उसी प्रोडक्ट का तो पिछड़ जाएगा। अतः प्रतिस्पर्धा का अंतिम लाभ किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। कंपटीशन का अंतिम लाभ कंज्यूमर को मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए कि पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है
है ना, अंतिम रूप से उसी को लाभ मिलता है। नेक्स्ट, बाजार व्यवस्था स्वयं संचालित होती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? मांग और पूर्ति की शक्तियां इसका निर्धारण करेंगी। बाजार प्रणाली में या बाजार व्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? न सरकार करेगी और न ही पूंजीपति करेंगे। ये निर्धारण कौन करता है? बाजार की शक्तियां इसका निर्धारण करती हैं, अर्थात मांग, डिमांड और सप्लाई की शक्तियां इसका निर्धारण करती हैं। यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा। इसीलिए बाजार व्यवस्था स्वयं संचालित होती है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करो जिसकी गरीबों को जरूरत है और गरीब उसे उसका मूल्य चुका ही नहीं पाएगा, तो ऐसे तो उद्योगपतियों को घाटा होने लगेगा। उद्योगपतियों को घाटा होगा, अर्थव्यवस्था का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन घटने लगेगा, फिर बिक्री ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो अर्थव्यवस्था पीछे चली जाएगी, है ना। तो बाजार की शक्तियों में या बाजार व्यवस्था में सरकार का या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से चलना चाहिए। वही वस्तु का उत्पादन होना चाहिए जिसका डिमांड है, उसी की आपूर्ति होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए जिसका डिमांड है ना। इसीलिए कहा गया है बाजार व्यवस्था स्वयं संचालित होती है, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित होती है। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियों से संचालित बाजार प्रणाली लेसेज फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा पर आधारित है। थोड़ी देर पहले मैंने वही बताया कि मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित बाजार प्रणाली लेसेज फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की धारणा पर आधारित है। लेसेज फेयर का अर्थ होता है हमें अकेला छोड़ दो। बाजार की शक्तियां क्या कहती हैं? कम से कम हस्तक्षेप करो, हमें अकेला छोड़ दो, हम मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, तो बाजार प्रणाली लेसेज फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा पर आधारित होती है, अर्थात हमें अकेला छोड़ दो। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया, यहां फिर लिखना है, आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए। इसका तात्पर्य है क्योंकि बाजार प्रणाली पूरी तरह से मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। बाजार प्रणाली का स्वरूप डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। मतलब बाजार खुद अपनी शक्तियों द्वारा चीजों को मैनेज कर लेता है, जिसकी डिमांड होगी वही सप्लाई होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बाजार को उत्पादन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम ये उत्पादन करो वो उत्पादन नहीं करो, बाध्यता नहीं रहती है, हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार। इसीलिए हम कहते हैं कि बाजार प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है ना? पूंजीवादी प्रणाली, केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली या मिश्रित प्रणाली या इनमें से सभी, ऐसे दे दिया जाएगा। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन तुरंत समझ जाएंगे कि पूंजीवादी प्रणाली या बाजार प्रणाली का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है बिकॉज ऑफ डिमांड, पावर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, लेसेज फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की धारणा को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को है। इन्होंने लेसेज फेयर की धारणा को व्यवस्थित रूप दिया, इसे परिभाषित किया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, आप जानते हैं इस चीज को। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, महत्वपूर्ण है उस पुस्तक, एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी। उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। आज हो गया बाजार प्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली। अगले वीडियो में हम केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम और मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये समाप्त होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम, जो परिभाषिक शब्दावलियां हैं। उसके बाद फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता है, ये कम महत्वपूर्ण है, ये सब उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आजकल यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।